नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। और आज से हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वह झारखंड टेट, सी टेट और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित यह सीरीज होगी। और कम्प्लीटली यह सीरीज आपको प्रोवाइड होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस चैनल में। तो विषय में जाने से पहले आज मैं आप सभी को एक शुभकामना देना चाहता हूं, जो झारखंड प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2022 की परीक्षा में भाग लिए थे। और कल जैसा कि रिजल्ट इसका पब्लिश हो चुकी है और सभी ने बहुत ही अच्छे कमाल के मार्क लाए हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि आपका भविष्य उज्जवल है। लेकिन एक रिजल्ट के बाद एक चैलेंज भी आपके सामने आ जाती है। तो यह चैलेंज क्या है, इस चैलेंज के बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। और जैसे कि आपने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में इतने अच्छे नंबर लाए हैं, तो आपसे एक आशा बन जाती है कि आप चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सी टेट, जे टेट या आपकी यूपी टेट हो, चाहे बंगाल टेट हो, किसी भी राज्य में आप जाएं तो अपने साथ में अपने राज्य की गरिमा को लेके जाएं और रिजल्ट देके आए। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर निरंतर प्रयास करना होगा। ये एक जो अवधारणा थी आपकी कि पास करना है, पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सोच जो था वो आपकी अब समाप्त हो चुकी, क्योंकि आप एक प्रशिक्षित शिक्षक की कैटेगरी में अपने आप को देख सकते हैं। बस अब 2 कदम आप दूर हैं कि आपके पीछे एक टैग लग जाए, या तो सेंट्रल का या तो किसी राज्य का, कि आप उस राज्य विशेष के शिक्षक हैं या आप केंद्रीय सेवा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम लोग प्रारंभ करेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम। यह वीडियो 2 पार्ट में होगा, क्योंकि विकास की अवधारणा अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। और हम लोगों को कोशिश करना है कि कंप्लीट जो है वीडियो को देखना है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप निरंतर वीडियोज को देखते जाएं। आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि हमारा भी टारगेट यही है कि आप किसी भी तरह से किसी भी परीक्षा में जब बैठे तो कंप्लीट मनोस्थिति को उस आधार पर ढाल लें कि हमें तो करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। चलते हैं विषय की ओर। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकास की अवधारणा। विकास बड़ा ही छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है दोस्तों। एक कण से लेके बड़े बड़े पहाड़, एक छोटी नदी से समुद्र में मिलना, एक अंडे से पक्षी का जन्म होना या जीव का विकास होना, एक भ्रूण से इतने बड़े शरीर का विकास हो, ये कोई आसान काम, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस प्रक्रिया को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो विकास की अवधारणा क्या है? अब हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय है, इसमें एक अवधारणा को लेके चला गया। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं। चूंकि ये जो एजुकेशन पॉइंट मेरा है, ये अपना क्लासरूम, आपको पिक्टोरियल और थ्योरी दोनों ही साथ में लेके चलेगी। क्योंकि पिक्टोरियल जो होता है वो आपको जो है मस्तिष्क को एकदम माइंड ब्लोइंग कर देता है, और
जो आपके शब्द हैं उसे तो आप समझ पाते हैं, और पिक्चर के जरिए आप क्या होता है उस चीज को आसानी से समझ जाते हैं। यहाँ एक इमेज देख रहे हैं, तो ये विकास की मान ले अगर कि ये सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी में आपको चढ़ते जाना है, और ये तब तक चढ़ते जाना है जब तक कि आप पूरी तरह से शिक्षक न बन जाए। अभी आपके विकास की तो वही अवधारणा कि आपको अपने मंजिल को पाना है। आपको अपने मंजिल को पाने के बाद विकास, चूंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आपके टारगेट हमेशा चेंज हो जाएंगे। आज आपके पास जो टारगेट है कि हमें शिक्षक बनना है, कल आपके पास टारगेट हो जाएगा कि मुझे प्रिंसिपल बनना है इस स्कूल का। परसों आपके पास टारगेट हो जाएगा कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड लेना है, इतने अच्छे शिक्षक बनना है मुझे कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दे। पहले राज्य स्तरीय होगा, पहले जिला स्तरीय पुरस्कार मुझे मिले, फिर आगे सपने बढ़ते जाते हैं। तो ये विकास का क्रम, इसे लोग ना समझे, ये विकास का क्रम है, और इस क्रम में जो लोग बढ़ते रहते हैं वे निश्चित तौर पर कामयाब भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है विकास की अवधारणा। तो कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है। दोस्तों, अविरल उसको कहते हैं जो निरंतर बहती रहती है, क्रमिक उसको कहते हैं जो कि निरंतर चलते रहती है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी क्रम पे लगातार। तो विकास भी उस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इस विकास की प्रक्रिया में बालक का क्या देखा जाता है? तो उसका शारीरिक गुण देखा जाता है, उसका क्रियात्मक कार्य देखा जाता है, उसका संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास दिखा जाता है। शारीरिक कहने का मतलब है कि शरीर से वह कितना हृष्ट पुष्ट हो रहा है, शरीर लग रहा है या नहीं। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आपके बच्चे की स्वास्थ्य की जांच होती है और वजन किया जाता है, मेजरमेंट नापा जाता है। तो ये क्या है? ये विकास नापने की क्रिया है, शारीरिक विकास। क्रियात्मक विकास में क्या देखते हैं हम लोग? छोटे बच्चे को हम उठाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे में क्रियात्मक क्या होता है कि हाथ हिला रहा है या नहीं, पैर हिला रहा है या नहीं, आपका एक्टिविटी किस प्रकार का कर रहा है, रो रहा है या नहीं। संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं अगर आप उसे कुछ इशारा कर रहे हैं तो वो उसका रिप्लाई कर रहा है या नहीं। ये तो क्या है कि ये एकदम अर्ली चाइल्ड की बात है। जब वह बोलने लगता है तब हम लोग देखते हैं कि भाषागत विकास इसका हो रहा है। इस बच्चे की भाषा शैली कैसी है, किस प्रकार के माहौल के अनुसार जैसे कि भाषा शैली बदलती है, आपका जो लैंग्वेज है वो इफेक्ट करता है आपके चाइल्ड पर। अगर खोरठा बोलने वाले के आसपास में कोई बच्चा पलता है तो वो खोरठा बोल सकता है। हिंदी बोलने वाले के पास अगर बच्चा पालन होता है तो सबसे पहले वो हिंदी सीखता है, और अंग्रेजी माध्यम वालों लोगों के साथ, यानी कि एलिट क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, तथाकथित एलिट क्लास, तो वहां पर इंग्लिश का कल्चर शुरू से ही हो जाता है। संवेगात्मक मतलब क्या होता है? संवेगात्मक मतलब है कि कार्य क्यों जो करने जा रहा है वो बच्चा, उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या दौड़ते दौड़ते गिर जा रहा है? नहीं, संभल रहा है, रुक रहा है, गिर रहा है, तो ये संवेगात्मक होता है। आवेश में कोई काम को कर लेना या आवेश में किसी काम को हो जाना, इसको हम लोग जो है संवेगात्मक नहीं कहेंगे। लेकिन आवेश के साथ साथ अगर सावधानियों के साथ काम कर रहा है तो उसे हमें संवेगात्मक कहेंगे। नेक्स्ट है क्या? सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास वह निरंतर प्रक्रिया है, वह बच्चे से लेके आपके जीवन के अंतिम दौर तक ये चलते रहता है। सामाजिक विकास, आप कहीं ना कहीं किसी समाज में आप रहेंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि वह सामाजिक प्राणी है और एक समाज के ताने बाने में हमेशा फंसा हुआ ही रहता है। ये चीजें आपकी कॉमन चीजें हो गई, यानी कि विकास प्रक्रिया में एक बालक के साथ क्या होता है। तो यह विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, किसे किसे देखेंगे? रुचियों, क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप नहीं पसंद करते हैं। आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। बाल विकास का तात्पर्य
होता है कि बालक में विकास की प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म के पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि आपने महाभारत देखा होगा और महाभारत में आपने अभिमन्यु का रोल भी देखा होगा। वे जब चक्रव्यूह को, कोई महारथी नहीं रहते हैं, तब वे चक्रव्यूह को तोड़ने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक बार मेरे पिता महारथी अर्जुन अपनी पत्नी को ये चक्रव्यूह तोड़ने की प्रक्रिया या चक्रव्यूह को भेदने की प्रक्रिया मुझे समझा रहे थे, मम्मी को कहानी सुना रहे थे। उस दौरान मैंने सुना था, और वो दौरान जो मैंने सुना था उस समय चूंकि मम्मी मेरी सो गई तो मैं पूरी प्रक्रिया को नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मैं सुना था उसके अनुसार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है वो मुझे आती है। तो विकास की जो अवधारणा है वह कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो गर्भ से ही वह प्रारंभ हो जाती है। तो विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था से ही हम जोड़ेंगे, तो वह गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से वे गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। गर्भावस्था जैसे कि भ्रूण की अवस्था हो गई, शैशवा अवस्था इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की, बाल्यावस्था जैसे कि बाल्यकाल में जो 1 to 5 बच्चे पढ़ते हैं, किशोरावस्था थोड़ा सा ऊपर, और प्रौढ़ावस्था आगे की क्रिया है। चलते हैं आगे देखते हैं। तो हम लोग बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल करते हैं इसे समझने का पहले कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, आराम से समझ जाएंगे। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी कि ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो शुरू से परिवर्तन होना है कि छोटा बच्चा जब छोटा था तो ऐसे था, उसके बाद बड़ा हुआ तो थोड़ा शरीर मोटापा आया, मानसिक संतुलन किस प्रकार का है, सारी चीजें को हम यहाँ देखते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, यानी कि अलग अलग आयु वर्ग में उसका क्या क्या क्रियाएं होती है, इन सभी चीजों के बारे में। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन मायने रखते हैं कि टीन एजर्स में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और उसका स्वरूप क्या है। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें परिवर्तन आएंगे। देखिएगा कोई बच्चा अगर बचपन में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो कुछ दिनों के बाद उसे मीठा नहीं पसंद आने लगता। तो ये सब परिवर्तन होता है, ये सब स्वरूप होता है। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, अब उसका माहौल जिम्मेदार है या उसका जेनेटिक गुण जिम्मेदार है, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। अधिगम में जाएंगे फिर हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे। क्या बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, गुड परिवर्तन हो रहा है या बैड परिवर्तन हो रहा है, क्या उसके जीवन में किस प्रकार से उसमें आपका चेंजिंग ला रहा है, ये सारी बातें हैं। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई बच्चा जो 5 क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होता है, बहुत अच्छा बना रहा है, मैथ बना रहा है, साइंस बना रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहा है, अपना कार्यक्रम बहुत अच्छा कर रहा है, तो लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं ये लड़का आगे चल के बहुत कुछ करेगा, टॉपर तो जरूर बनेगा। और फिर क्या होता है, माहौल चेंज होता है, धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि वही बच्चा जो हम लोग आशा करके रखते हैं वो आशा को अनुरूप नहीं आ पाता है, ये चीजें भी होती है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है, ये देखना होता है। क्या सभी जो बच्चे हैं एक ही जैसे हैं? नहीं, हर बच्चे की अलग अलग होता है, या इनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है के अनुरूप इनमें अंतर होती है। कहा गया है कि बालकों में पाए जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं जो है के लिए किस प्रकार से अनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी। अनुवांशिक मतलब यहाँ जेनेटिक, और परिवेश जन्य मतलब यहाँ पर हो गया वातावरण।
वातावरणीय, जिसको हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल की, ये चीजें दोनों किस प्रकार से, किस माहौल में रहने के बाद क्या हो, और क्या इनका जेनेटिकली कुछ है तो उसमें क्या हो। बालक में गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती है रहती है, और इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था में विशेष क्या स्वरूप होता है। क्या बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग की अवस्था में क्या विशेष स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रकृति क्या होती है। ये सभी जो कारक हैं, ये सभी जो बातें हैं, इसको हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल करते हैं और बाल विकास के तहत इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बातें हैं कि विकास का अभिलक्षण क्या है। तो आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको भ्रूण का इमेज दिख रहा होगा जिससे नवजात बच्चे होते हैं। उसके बाद टोटी संभालने 1 माह के, धीरे धीरे आप देख रहे हैं छाती के बल पर 2 माह में आ जाते हैं, फिर सहारे से बैठना शुरू करते हैं, माँ पिता के सहारे से, फिर अकेले बैठना वो शुरू कर देते हैं, हाथ में बैठे, बहुत खुशी होती है। उसके बाद फर्नीचर की सहायता से वे खड़े होते हैं, माँ पिता को बहुत खुशी होती है। रेंगना सीखता है, धीरे धीरे गिरते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं, सहारे के साथ चलना, इसी को शेषवावस्था भी कहते देते हैं। अकेले खड़ा होना, धीरे धीरे अब अकेले खड़ा होना जो लगभग 11 माह के आसपास में हो जाता है। फिर क्या करते हैं, अकेले चलना सीखते हैं। तो यह लगभग 1 वर्ष के बच्चे कर पाते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी उनकी जो है माहौल के अनुसार भी डिपेंड करता है, जैसे माहौल में रहते हैं। कभी कभी 12 माह के बच्चे नहीं चल पाते हैं, तो वे 13 माह 14, किसी की मानसिक विकास ज़्यादा हो जाती है तो शारीरिक विकास थोड़ा कम होती है। ये सब चलते रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये निरंतर क्रिया आपकी सीढ़ी दर सीढ़ी चलने की क्रिया आपके पास चलती रहती है। इन्हीं चीज़ों के हम लोग विकास का अभिलक्षण के रूप में हम लोग देखेंगे। तो क्या कहते हैं, विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लाइफ टाइम जो है रूल्स है, ये लाइफ टाइम चलते रहते हैं। यह गर्भधारण से लेकर कहाँ तक चलती है, तो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक पैटर्न का अनुसार करते हैं, यानी कि एक जो सीरीज बोलते हैं, यानी कि एक तरीके का अनुसरण करते हुए चलते हैं। विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है। कैसे, एक तो रेगुलरिटी चलता हो सकता है कि टूट टूट के भी विकास हो, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर ही चलती जा रही, कोई बाधाएं नहीं आई तो विकास की क्रिया लगातार चल रही है। लेकिन किसी किसी के साथ ये चीज संभव नहीं होता है। किसी किसी के साथ क्या होता है, विकास की प्रक्रिया बीच बीच में रुक जाती है, जैसे कि कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाना, या परिस्थिति जन्य बोल सकते हैं, माता पिता का ट्रांसफर हो गया, कहीं और जाके फिर से शिफ्टिंग करना है, फिर से नए स्कूल में जाना है, फिर वहाँ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। तो वो होता क्या है कि अलग अलग जो है प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं। कुछ परिवर्तन जो है वो तेजी से हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि दांत का निकलना, जबकि कुछ परिवर्तन दिन प्रतिदिन क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वे अधिक प्रखर नहीं होते, जैसे व्याकरण को समझना, यानी कि आप जो बोल रहे हैं सही उच्चारण कर ले। दांत आना तो आपको दिख जा रहा है, लेकिन आप उससे आशा कर रहे हैं एक बालक से जो कि शैशवावस्था में है तो सही उच्चारण करे, तो ये नहीं हो पाता। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया है कि विकास जो है वह बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ कमियां भी देखने में आती है। तो ये दोनों ही तरफ चलते हैं, एक तरफ तो तीव्र वृद्धि भी दर्शाता है और एक तरफ कुछ कमियां को भी हम लोग दिखाते हैं। इसलिए विकास को बहुत ही लचीला माना गया, यह बहुत लचीला होता है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में
किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति एवं बुद्धि स्तर को अनापेक्षित सुधार ला सकता है। एक नॉर्मल अगर मस्तिष्क का बच्चा है तो चूंकि उसमें विकासात्मक क्रियाएं तो हो रही है, विकास वो कर रहा है, परंतु वो विकास स्पीड भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह उस प्रवृत्ति का बच्चा है, चूंकि बच्चा तो सीख रहा है अभी। तो ऐसे में क्या है, अगर उसे उचित माहौल मिले, अगर उसे ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए जहां पे सभी कोई पढ़े लिखे हो, पढ़ाकू कैटेगरी के हो, तो उसका विकास उस क्षेत्र में तो बहुत अधिक हो जाएगा। परंतु क्या स्पोर्ट्स में होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ में क्या होगा, उसके माहौल अगर मिल जाता है कि नहीं, वो खेल कूद के जो लोग हैं उसके संगति में रह रहे हैं, तो उसका खेल कूद का विकास तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन एजुकेशनल विकास थोड़ा सा पिछड़ जाएगा। अब इसी दोनों को सामंजस्य बना के चलना ही एक सही विकास कहलाता है। यानी कि विकासात्मक परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता और क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखें तो शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित नहीं हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति छिन्न होना। देखिए, शब्दावली आपके पास कम हो सकता है, लेकिन अगर वृद्धि में, जैसे कि हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, और वो कमी हो जाता है, या बुढ़ापे में जिसे बोलते हैं स्मृति लोप जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है, तो ये एक अलग प्रक्रिया ही है। वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता है। यानी कि वृद्धि को अलग हम लोग मानते हैं और विकास को अलग मानते हैं, और अलग है भी। कई लोग, हम लोग बोलचाल में नॉर्मली कई लोग, क्या सभी कोई बोल सकते हैं कि वृद्धि और विकास को हम लोग एक जैसा समझने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वृद्धि और विकास एक है ही नहीं। विकास का पैटर्न जो है वो प्लेटियस होता है, यानी कि सपाटता से देखने को मिलेगा आपको, जिसमें अवधि का संकेत मिलता है, जिसके दौरान आपको सुधार देखने को मिलेगा, कई सुधार देखने को मिलेगा, और कई चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वह मात्रात्मक होता है, जैसे कि आयु का बढ़ना, कद का बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना। तो विकासात्मक जो परिवर्तन होता है, सापेक्षता क्या इसे मानते हैं हम लोग? स्थिर मानते हैं। यहीं पर बच्चे बड़ा गलत करते हैं। विकासात्मक परिवर्तन को क्या मानते हैं? तो हम लोग विकास को चूंकि वृद्धि मानते हैं, तो हम लोग स्थिर को गलत कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि विकासात्मक परिवर्तन सापेक्षतया क्या होता है, तो यहां पर हम लोगों को स्थिर मानना होगा। यहां पर जो है ना, आप नहीं लिख सकते हैं कि रेगुलरिटी होता है या चलते रहता है, ऐसा नहीं। मौसम, थकान अथवा अन्य आकस्मिक कारणों से होने वाले अस्थायी परिवर्तनों को विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसे हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, और ये अस्थायी परिवर्तन को हम लोग नहीं रख सकते विकास की श्रेणी में। तो ये जो विकासात्मक परिवर्तन है, यह बहुआयामी होता है और परस्पर एक दूसरे से सम्मत होता है। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो सकते हैं, अथवा एक समय में एक भी हो सकता है। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता सभी का आपको तेजी से विकास दिखेगा। माइंड चेंज हो रहा है, खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, सिनेमा जाना है, ये करना है, ये एक्टिंग करना है, बाल कटा लेना है, ऐसे बाल रखना है, ये हीरो अच्छा है, ये अच्छी चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं। आप कितना समझाइएगा कि बेटा चाउमीन नहीं खाना है, लेकिन उसे वही पसंद आएगा, क्योंकि ये उसके साथ जो है ना किशोरावस्था की एक जो गुण बोल सकते हैं, या इसकी एक प्रकृति बोल सकते हैं, ये होता ही है। तो विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक घटकों को प्रभावित भी हो सकता है।
कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो समाज में घट रही है, तो उससे भी ये विकास प्रभावित होता है। अचानक से किसी के माता पिता का देहांत हो गया, सारा लोड उसके ऊपर आ गया, कहीं जा चलते चलते दुर्घटना हो गई, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर भूकंप आ गई, तो ये सब जो घटक होते हैं इसके कारण विकास प्रभावित होता है। यानी कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर भी हो सकते हैं। यह अंतर अनुवांशिकी घटकों अथवा परिवेशीय यानी कि वातावरणीय प्रभावों के कारण भी हो सकता है। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं। बोलते हैं ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ता है। तो कई लोग जो होते हैं, जो लाड़ प्यार में पले हुए होते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आती है, परंतु वे लोग जो ठोकर खा के आगे बढ़े हैं, वे जो हर रोज संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो उसमें चेतना जो होगी वो एक जो सर्व संपन्न परिवार के बच्चे में वो चेतना नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें हर रोज जिंदगी की जद्दोजहद करनी पड़ती है और यहाँ पे ये जद्दोजहद जो है वह कम है। तो इस कारण से दोनों में अंतर हो जाता है। एक औसत बच्चा 3 शब्दों का वाक्य यानी 3 शब्द से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 वर्ष की आयु के बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको माहौल इस प्रकार से मिला। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलने में अच्छा हो या 4 वर्ष की आयु पर भी वे उस 3 शब्द को बोलने में समर्थ नहीं हो, ऐसे भी होते हैं। और कई लोग तो बोल ही नहीं पाते, जिसे हम लोग दिव्यांग की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि बोलचाल नहीं कर पाते। उनका भी विकास, ऐसा नहीं है कि उनका विकास नहीं हो रहा, उनका भी विकास हो रहा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक कॉमन सा लाइन खींच रहे हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। एक हमने इमेज यहाँ पर कलेक्ट की है वृद्धि और विकास से संबंधित। तो ये देखिए, एक बालक है जिसकी वृद्धि इतनी है, और ये एक डायनासोर है जिसकी वृद्धि इतनी है। अगर एक ही उम्र में लेंगे तो इसकी वृद्धि, जिराफ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लेकिन बुद्धि किसके पास ज्यादा है? ये चीज, एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। एक पेड़ अपेक्षाकृत, एक पेड़ और एक बच्चे को अगर एक साथ में 1 साल में ही जन्म होता है तो पेड़ कितनी बड़ी हो जाती है, लेकिन हमारी वृद्धि रुक जाती है और हमारी मानसिक वृद्धि चालू हो जाती है, जो कि वृद्धि उनके पास नहीं होता। इसलिए मनुष्य सर्वांगीण विकास करता है और पेड़ पौधे सिर्फ विकास करते हैं। चलते हैं, इसे समझते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसे समझते हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द लोग समझते हैं, और इससे क्या अवधारणात्मक रूप में देखा जाए तो इन दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर होते हैं। हम एक तरफ इसको पढ़ेंगे, दूसरी तरफ उसको देखेंगे। आप लोग नोट डाउन करेंगे जरूर, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वृद्धि शब्द प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि से संबंधित होता है। विकास शब्द के लिए परिमाणात्मक क्या होता है? परिवर्तन। इसमें कार्यक्षमता, व्यवहार और उसमें होने वाले सुधार को देखा जाता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित है, यानी कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित है, और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, यानी कि ब्रॉड। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आपका क्रियात्मक विकास, आपके सामाजिक विकास, ये सारे विकास जो है हुआ, यानी कि ये एक ब्रॉड प्रक्रिया है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। अब कभी देखें कि बढ़ते बढ़ते चला गया 80-90 फीट तक पेड़ के जैसा? मनुष्य नहीं, ये एक समय के बाद वह रुक जाती है और वह स्थिर हो जाती है। इसके बाद आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन विकास जो है यह एक सतत प्रक्रिया, आप बुढ़ापा तक, अंतिम चरण तक आप विकास करते हैं।
अब बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है, कुछ न कुछ आपके एक्टिविटी में आएंगे। अंतिम दिन में क्या करते हैं लोग, रामायण पाठ करने लगते हैं, भजन कीर्तन करने लगते हैं। जब जवानी रहती तब करते नहीं करते। नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल बातें हैं, मैं आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। लेकिन नॉर्मली जो होता है धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी रुचि बढ़ने लगती है धर्म कर्म के बाद में, तो ये भी एक विकास की प्रक्रिया है ना। जब जद्दोजहद आप कर रहे होते हैं तब भी और उसके बाद भी ये एक विकास की ही प्रक्रिया है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हो सकता है उसमें विकास भी हो रहा है, लेकिन बालक में विकास के लिए भी वृद्धि होना आवश्यक है। आप तभी उसको विकसित बोल सकते हैं जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपका सही हाइट, सही लेंथ, तभी आप उसको बोल सकते हैं कि ये बालक वृद्धि किया है, अब विकास करेगा। नेक्स्ट है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं इसे हम लोग किस प्रकार से रखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक इमेज को देखा था तो उसमें शैशवावस्था से हम लोग किशोरावस्था तक लगभग देख लिया था। ये जो फोटो आपके सामने है, तो इसकी जो है किस प्रकार के सीमा तय की गई है इस बारे में थोड़ा सा जान लेंगे आयु स्तर के आधार पर। तो मानव विकास एक चूंकि सतत प्रक्रिया है और शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होते रहता है। तो मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास आते हैं, यानी कि आपका सारी चीजें आ जाती है इसमें, आपका कैरेक्टर तक इसमें आ जाता है। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं और विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने जो बहुत पूर्व से चले आ रहे हैं, यानी कि ऋषि मुनि लोग, उन लोगों ने हमारे जो मानव विकास जो है, यानी कि मानव शास्त्रीय जो कह सकते हैं हम लोग, उन लोगों ने हमारी जो विकास की अवस्था है इसको 7 कालों में विभाजित किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये भी पूछा जा सकता है, परंतु मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके जो किताब में लिखा है वो गलत है। आपके किताब में जो लिखा हुआ है वो भी, वहां भी मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से आपको सोचना पड़ेगा। वहां मैं आ रहा हूं। पहले इस जगह पे आप देख लो कि जो भारत के मनीषियों, यानी कि जो पहले के हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने 7 अवस्था में इसे बांटा था। तो पहला अवस्था जो था वह गर्भधारण की अवस्था थी, यानी कि गर्भधारण की अवस्था कहने का मतलब है कि वैसी अवस्था जहां पर हम जो बालक होते हैं वह या जो भी बच्चे हो वह भ्रूण की अवस्था में मां के पेट में रहते हैं। दूसरी अवस्था आती है शैशव अवस्था, यानी कि 0 से लेके 5 तक, ईयर्स बोल सकते हैं, ईयर, यानी कि 0 से लेके 5 ईयर तक। उसके बाद आ जाता है आपका बाल्यावस्था, यानी कि 5 से 12 तक, यानी कि यहाँ पर हम कहाँ तक जाते हैं, 12 तक चल जाते हैं बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में कहाँ तक जाते हैं हम लोग, तो 12 से 18 तक, 18 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। 18 वर्ष से हम लोग जब वोट देने लगते हैं तो युवा अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि युवा अवस्था जिसको बोलते हैं, यानी कि 25 साल तक आपका युवा अवस्था होता है। इस जवान हम लोग शादी विवाह ये सारी चीजें उत्तम माना जाता है। और 25 से लेके जो हमारा 55 वर्ष तक है, जो गृहस्थ जीवन कहते हैं इसको, ये हमारा प्रौढ़ा अवस्था होता है। और उसके बाद 55 के बाद हम लोग मान लेते हैं कि 55 से लास्ट तक, यानी कि 55 से मृत्यु तक, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। नॉर्मली यही चीजें हम लोग का चलती है। यहाँ पर हम लोग भी चाहते हैं कि 18 से 25 के बीच में बच्चे की शादी हो जाए या बालक बालिका जो भी है इसकी विवाह हो जाए, ताकि वे एक स्पष्ट समय, यानी कि एक समुचित समय अपने बालकों को दे पाए। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद क्या होता है, 25 से 55 वर्ष तक तो आप गृहस्थ जीवन में, यहाँ पर गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हैं कि क्या खाना है, क्या कमाना है, कैसे बालकों को अपना पढ़ाना है, कैसे देखना है, ये सारी चीजें में व्यस्त रहते हैं।
उसके बाद 55 वर्ष की आयु के बाद आप नॉर्मली मृत्यु हो जाते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का कहा हुआ था। लेकिन मानव विकास की जो अभी वर्तमान जो अध्ययन है, इस अध्ययन में इस समय अधिकतर विद्वान क्या करते हैं कि मानव विकास का जो 4 अवस्थाएं हैं इसे ही मानते हैं, और 4 अवस्थाएं जो लास्ट की जो अवस्थाएं हैं उसे हटा दिया गया। इसमें क्या किया गया है, 0 से 6, वहां 5 तक माना गया था, यहाँ पर 0 से 6 तक को आपका क्या कर दिया है, शेषमावस्था कर दिया। गर्भावस्था को यहाँ पर भ्रूण वगैरह को हटा दिया गया, बोला कि नहीं उसके बाद का बात है ये सब। बाल्यावस्था माना है यहाँ पर 0-6 से लेके 12 तक, इसको बाल्यावस्था मान लिया है। और 12 से लेके यानी कि 12 से लेके 18 तक इन्होंने क्या माना है, किशोरावस्था माना है, यानी कि टीन एज जिसको बोलते हैं वो माना गया है। किशोरावस्था रख दिया यहाँ पर। इसके बाद वयस्का अवस्था में ही मृत्यु तक इन्होंने खींच दिया, यानी कि 18 से लेके टू द डेथ तक, एकदम टू द एंड तक। तो ये हमारी जो है नई जो विचारधाराएं हैं मानव विकास का, उसमें ये क्या अब आए, क्लियर हो गया या नहीं हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं वे कमेंट कर देंगे, लाइव में तो सारी बातें हो ही रही, तो जो वीडियो देख रहे हैं वे कमेंट करेंगे कि क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है तो आप फिर से समझ लेंगे। शिक्षा की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि से कहीं कहीं ये भी लिखता है, शिक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीजें जो अवस्थाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा मनोविज्ञान 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का ही अध्ययन किया जाता है। 3 अवस्थाओं में, यानी कि 6 के पहले वाला को भी छोड़ दिया, इसको बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था को ही मायने रखता है, यानी कि ये शिक्षा मनोविज्ञान में कहा गया है। तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक था, और नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, और जुड़ जाइए, कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने का। सबसे पहला बात होता है कि आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं तो आपकी कंप्लीट जानकारी भी नहीं होगी। इसलिए अब तो चैलेंजेस ज़्यादा है ना, तो चैलेंजेस अब ज़्यादा है तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी ही पड़ेगी, और देखें ताकि आपको सुविधाजनक हो।